है ठीक है ठीक है। देखिए कॉस्ट प्राइस ये होता है कि जैसे जमीला ने कहीं पर किसी मार्केट से एक टेबल को खरीदा, कुछ कॉस्ट उसने पे करी, तो जो उसने जितने कॉस्ट पर उसने चेयर को खरीदा ना, वो तो हो गया कॉस्ट प्राइस। और जितने कॉस्ट पर वो चेयर को बेच रही है वो हो गया सेलिंग प्राइस। समझ गए? अगर मान लो हमने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और 12 रुपए में आगे बेच दी, तो हमने 10 रुपए में खरीदी, वो तो हमारा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस जो हमने पे करा। और फिर हमने 12 रुपए में उस चीज को आगे बेच दिया, तो यानी कि 2 रुपए का हमने प्रॉफिट कमा लिया। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज में दे रखा है, तो उसने बोला कि जो एक टेबल है उस टेबल पर वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, 10%। अभी वो 10% किसका, 10% उसी का, तो जो उसकी पॉकेट से निकला, जो कॉस्ट प्राइस उसने पे करा उस पर 10% का उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या माना था मैंने एक टेबल का, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। और 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, एक्स प्लस 10/100 इंटू एक्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये एक जीरो से जीरो काट दूंगा तो ये x/10 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा मैं, कुछ सोच कर ये बताते हैं। ये हो गया 10x/100, और फिर आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100x, एलसीएम 100 इंटू एक्स प्लस 10x/100। ठीक, इसको मैं बेटा आगे कर रहा हूँ। इज इक्वल टू 110x अपॉन 100। अभी बस ऐसे ही छोड़िए, मुझे मालूम है कि यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा, अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ जानबूझकर। उसके बाद देखिए सेलिंग प्राइस कितना किसका निकला, ये एक टेबल का। फिर उसके बाद देखिएगा कि उसने 25% प्रॉफिट कमाया किस पर, एक चेयर पर। ठीक है, और चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना माना हमने, एक चेयर का कॉस्ट प्राइस माना भाई, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू, फिर से वही कॉस्ट प्राइस प्लस, अब यहाँ पर 25% का प्रॉफिट है, तो 25% ऑफ सीपी। तो कॉस्ट प्राइस था भाई, और 25% का मतलब 25/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो y प्लस 25y अपॉन 100, 100 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 100y प्लस 25y अपॉन 100, मतलब 125y, 125y अपॉन 100। बोलिए जी, इतना समझ में आता है? यस सर। तो ये एक चेयर का सेलिंग प्राइस हो गया। मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो इन्होंने बोला जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹1050। एक चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है, 125y/100। एक टेबल का सेलिंग प्राइस कितना है, 110x/100। दोनों का टोटल कितना हो गया, 1050। 110x/100 प्लस 125y/100 इज इक्वल टू 1050। दोनों के डिनोमिनेटर में 100 है, तो मुझे एलसीएम लेने में परेशानी नहीं होगी। 110x प्लस 125y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1050। 100 को इधर मल्टीप्लाई करिए, 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 1050 इंटू 100, मतलब 2 जीरो और आ जाएंगे यहाँ पर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को 110x। क्या दोबारा बोलो? नहीं, ये हमने जो दोनों ये जो निकाला है ना, ये सेलिंग प्राइस है ना। तो ये सेलिंग प्राइस एक टेबल का कितना हो गया, 110x अपॉन 100। एक चेयर का कितना हो गया, 125y अपॉन 100। और दोनों का टोटल कितना हो गया, 1050। फिर
दोनों के डिनोमिनेटर में 100 था, तो एलसीएम 100 लेकर और 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1050 और आगे 2 जीरो होगा। हाँ जी, अभी आगे करता हूँ इसको। नेक्स्ट देखिएगा केस सेकंड। केस सेकंड में बोल रहे हैं कि शी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन अ टेबल एंड 10% ऑन अ चेयर, कि अगर उसने 25% प्रॉफिट एक टेबल पर लिया होता तो हाँ उल्टा हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन टेबल, उल्टा ही है। हाँ बस एक मिनट। If she had taken a profit of 25% on a table, यानी कि CP plus 25% of CP। CP कॉस्ट प्राइस कितना है एक टेबल का, X plus 25 upon 100 into X, तो ये हो जाएगा 25x, ये 100x plus 25, सीधा लिख रहा हूँ 125x upon 100। Similarly, selling price of one chair, ये हो जाएगा 110x upon 100, और टोटल कितना है 1065, यानी कि एक टेबल का सेलिंग प्राइस 125x upon 100 प्लस एक चेयर का सेलिंग प्राइस 110x upon 100 इज इक्वल टू 1065। दोनों का डिनोमिनेटर में 100 है, 125x प्लस 110 y आ गया यहाँ पर 110y इज इक्वल टू 100 और 100 दोनों में कॉमन एक 100 आ जाएगा, मतलब ये ऐसे हो गया 100 और इज इक्वल टू 1065, तो 125x प्लस 110y इज इक्वल टू 1065 और इसके आगे 2 जीरो। इक्वेशन नंबर 2। बताइए जी, इतना क्लियर है? Yes, sir. दो इक्वेशन हो गई। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने में देखिए क्या करेंगे। कॉमन नहीं, कॉमन लिखे ना, एक बार दोनों को ऐड करो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। कॉमन हाँ, कॉमन भी लिया जा सकता है, कॉमन भी लिया जा सकता है, लेकिन है क्या कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखो 110x प्लस 125y is equal to 10500। Equation number 2, 125x plus 110y is equal to 106500। ये हो गया। अब आप ये देखो कि इसमें ना x वाले कोफिशिएंट दोनों के बराबर है, जो इधर x का है वो इधर y का है, जो इधर y का है वो इधर x का है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 235। 235x प्लस 235y, और जब इन्हें ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 6 11, और कैरी आ गया 1, और 1 और 1 2, 235 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस y, इधर हो जाएगा 2115000। और इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2115000।
अपॉन 235, 5 5 is 25, 2 कैरी आ गया, 5 3 is 15 और 2 15 और 2 17, ऐसे तो नहीं होगा। अगर 7 से करें इसको मल्टीप्लाई तो 7 5 is 35, 3 कैरी 7 3 is 21 और 3 हाँ उससे नहीं हो रहा 9 से 9 से सर 11 से हाँ सर 11 से करके देख। अच्छा 11 से, अरे 200 को ही अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2200 आता है सर 900 9 5 जा 9 5 जा 45 4 35 9 3 जा 4 9 से हो रहा है। 31 3 कैरी 9 2 18 और 3 9 से हो गया 235 9 जा 2115 आ रहा है 235 9 जा और आगे 2 जीरो तो x plus y is equal to 900 इक्वेशन फिर आप लिखिएगा subtracting the subtract 2 from first, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 110x plus 125y is equal to 105000 125x plus 110y is equal to 106500 minus minus minus। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे 125 में से 110 सब्ट्रैक्ट अगर मैंने कर दिया तो कितना बचेगा माइनस का 15। सिमिलरली यहाँ पर बचेगा प्लस का 15y और इसमें 0 माइनस 0 0 ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है यहाँ पर भी 1500 बचेगा वो भी माइनस का बचेगा ना क्योंकि छोटे वाले में से बड़े वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अब आपने क्या करा बेटा माइनस 15 कॉमन ले लिया इधर तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू इधर है माइनस 1500 माइनस से माइनस कर दिया 15 1 जा 15 या 100 आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर 4 3 और 4 को बस ऐड करना है तो सिंपली हो जाएगा। ऐड करना है 3 और 4 को हां भैया आप देखो ना इक्वेशन नंबर 3 आ गई x plus y is equal to 900 इक्वेशन 4 आ गई x minus y is equal to 100 छोड़ दूं इसको कर रहा हूं बताइए कि दो इक्वेशन बन गई अब तो सॉल्व करना है। यस सर। यहाँ जो टफ पार्ट है वो यही है कि इक्वेशन बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है उसके बाद तो हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ये है सुसन इन्वेस्टेड certain amount of money in two schemes invested certain amount of money in two schemes A and B invested certain ये 3.9 ये नहीं सेम है 3.79 पेज नंबर और एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 Susan invested certain amount of money in two schemes certain amount of money in two schemes A and B which offer interest at the rate of at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. Level 2 question है level 1 interest at the rate of 8% per annum
8% per annum and 9% per annum. Respectively, she received rupees 1860 as annual interest as annual interest. Full stop. However, had she interchanged the amount of investment in the two schemes, however, had she interchanged the amount of investment in the had she interchanged the amount of investment in the two schemes, she would have received rupees 20 more as annual interest. She would have received rupees 20 more as annual interest. Full stop. How much money did she invest in each scheme? How much money did she invest in each scheme? इसमें देखिएगा क्या है कि सुसन invested certain amount of money in two schemes. उसने क्या करा कि दो schemes में पैसा invest किया. ठीक है, इन्वेस्ट जब करते हैं पैसा तो क्या क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ रिटर्न मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि मैंने आज अगर किसी को 10 रुपए दिए हैं और वो मेरे को 2 साल 3 साल या 4 साल बाद लौटाता है तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो 10 ना मिलकर मेरे को 10 की बजाय 12 या 13 रुपए मिले. मतलब मुझे 2 या 3 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए होता है. हम बैंक में भी अगर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमको उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है. ठीक, तो इसी तरीके से हम अगर किसी को पैसा लैंड करते हैं यानी कि अगर हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें उसका रिटर्न चाहिए होता है. तो आगे देखिएगा उसने दो अलग अलग स्कीम्स हैं, उन दो अलग अलग स्कीम्स में उसने पैसा लगाया. इंटरेस्ट which often interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. इंटरेस्ट मतलब ब्याज. हाँ, इंटरेस्ट मतलब ब्याज. ठीक, अब देखिएगा कि फर्स्ट केस देखते हैं. बैंक का इंटरेस्ट बंदे की जो उसने जितना क्रेडिट किया उस पर डिपेंड करता है. नहीं, इंटरेस्ट रेट ना फिक्स होता है. जैसे मान लीजिए कि जैसे आजकल अभी जो नॉर्मली जो अगर मान लीजिए हम अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलाते हैं तो हमको 4% का इंटरेस्ट मिलता है. तो वो 4% का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट में 100 रुपए है तो वो जो 4% है वो 4% होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल का होता है. तो उसको हर क्वार्टर में डिवाइड कर देंगे अगर हम, तो क्वार्टर कितने होते हैं साल में? 4. तो यानी कि हर 3 महीने में मुझे 100 रुपए पर 1 रुपया मिल जाएगा. 1% बचा ना, भाई 4% है उसको आपने 4 जगह डिवाइड कर दिया तो 1%, 1%, 1%. तो यानी कि अगर मेरे अकाउंट में 100 रुपए है तो मुझे 1 रुपया मिलेगा 3 महीने में. अगर 200 रुपए है तो 2 रुपए मिलेंगे, 300 रुपए है तो 3 रुपए मिलेंगे. तो जितना हमारे अकाउंट में पैसा होता है उसी पर डिपेंड करता है कि हमें ब्याज कितना मिलता है, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलता है. टाइम पे, हाँ टाइम पर तो डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है. भाई 2 महीने 3 महीने में 1 रुपया मिलेगा तो 6 महीने में 2 रुपये मिलेंगे, डबल हो जाएगा. तो एक एग्जांपल देखो, कैसे इंटरेस्ट ज्यादा होगा? नहीं इंटरेस्ट इतना ही होता है. इंटरेस्ट 4% ही है, उससे ज्यादा नहीं है इंटरेस्ट.
अच्छा अब इसके बाद देखिएगा इसमें ये रहता है ना कि जैसे आपने सुना होगा हाँ पिछले वाले क्वेश्चन ये वैसा होगा जैसे आपने लास्ट ईयर जो आपने कभी कभी टीवी पर देखा होगा ना, टीवी पर देखा हुआ आता है कि रिलायंस लाइफ और एसबीआई लाइफ ये ऐड आते रहते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट, वो बोलते हैं ना, बड़ी स्पीड से बोलते चले जाते हैं। तो वो हाँ, तो वो वही चीज है कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं कि आपको 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, आपको 13% का मिलेगा, 14%। हाँ, ये ज्यादातर फेक होते हैं। मैं वही चीज बता रहा था कि इसमें क्या है कि बैंक में भले ही 4% है पर वो फिक्स होता है कि वो कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा ही खत्म हो गया। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी प्राइवेट कंपनी में कहीं पर भी आपने उनके अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को देखा और सारी चीजें आपको अच्छी लगी, ऑफर डॉक्यूमेंट जो था वो बड़ा अच्छा उन्होंने कलरफुल बना रखा था, तो आपको बड़ा अट्रैक्टिव लगा, आपने कहा इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिल रहा है, चलिए ठीक है मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने में क्या मतलब आपने अपना 2 लाख 3 लाख या 4 लाख रुपए वहां पर डिपॉजिट कर दिए कि अब मेरे को इस पर अच्छा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, पर मंथ मेरी एक एडिशनल इनकम शुरू हो जाएगी। तो ऐसे करके कई लोग करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है अल्टीमेटली पता चलता है कि वो कंपनी फ्रॉड निकली। वो कंपनी विजय माल्या की तरह, बिल्कुल सही बात है कि जो पैसा था आपके पास डिपॉजिटेड था वो आपका मेन जो पैसा था वो भी लेकर चले गए। अब आप इंटरेस्ट का क्या करो, समझ रहे हो? तो वो चीज ऐसी होती है कि इसीलिए बोलते हैं कि सेफ बैंकिंग यही है कि जो आपका नॉर्मल जो बैंक्स हैं, जो जिनको नेशनलाइज बैंक्स बोलते हैं, जिनको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, वहीं पर पैसा डिपॉजिट करा जाए तो अच्छा। अच्छा इसके बाद देखिए certain amount of money in two schemes A and B which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. He received rupees 1860 as annual interest. उसको एक साल में सूसन को एक साल में 1860 रुपए इंटरेस्ट के तौर पर उसने कमाया, है ना? तो ये कहेंगे कि let she invested rupees X in scheme A and rupees Y in scheme B. हमने माना कि उसने X रुपीज तो स्कीम ए में इन्वेस्ट कर दिए और Y रुपीज उसने स्कीम बी में इन्वेस्ट कर दिए, तो उसको कितना उसने कमाया, कितना 8% तो उसने कमाया स्कीम ए पर। तो कितना उसने जो कमाया वो क्या है 8% ऑफ X, और बी में उसने कितना पैसा डाला, हमने बोला कि बी स्कीम में उसने जो है Y रुपीज डाल दिए, तो उस पर 9% उसने कमाया, तो 9% ऑफ Y, और टोटल कितना कमाया एक साल में, एनुअल इंटरेस्ट लिखा है ना, एनुअल मतलब एक साल में 1860, तो ये हो जाएगा 8/100 इंटू एक्स प्लस 9/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 1860। तो 8x/100 प्लस 9y/100 इज इक्वल टू 1860। तो 8x प्लस 9y/100, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 100 का एलसीएम लेने का दिक्कत नहीं है यहाँ पर, 100 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860 के आगे 2 जीरो और लगा दो, इक्वेशन नंबर 1। ये था बेटा केस फर्स्ट। उसके बाद देखिएगा केस सेकंड। केस सेकंड में उन्होंने बोला however had she interchanged the amount of investments in the two schemes she would have received ₹20 more as annual interest। मतलब अगर उसने 8% लगाए होते y में और 9% लगाए होते x में, ठीक, तो क्या होगा 1880 उल्टा हो जाएगा। हाँ, वो 1860 से 20 रुपए ज्यादा कमाएगी। तो अब इस केस में क्या होगा बेटा 9% ऑफ x प्लस 8% ऑफ y इज इक्वल टू 1860 प्लस 20, उसकी 20 रुपए एक्स्ट्रा कमा रही है इस केस में। तो आप पूरी इक्वेशन भैया आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है, उसको सीधा सीधा लिखो 9x प्लस 8y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1880 और आगे 2 जीरो और लगा दो, क्योंकि अपॉन परसेंटेज था ना तो अपॉन में 100 हुआ होगा,
ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर लेंगे, छोड़ दूं इनको, ठीक है। अब आपको जैसा ठीक लगे इसको, चाहे तो दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कर लो, या फिर 8 और 9 कोई बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है, आप एलिमिनेट करके सीधा सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए बताइए। सर आप ये क्वेश्चन प्लीज एक बार फिर से बता दो। इस वाले में ये है कि इन्होंने बोला कि वहां पर दो अलग अलग स्कीम्स हैं, एक स्कीम है ए और एक स्कीम है बी। एक लेडी है सूजन, इसने स्कीम ए में कुछ पैसा इन्वेस्ट करा और कुछ पैसा स्कीम बी में इन्वेस्ट करा है। अभी हमें नहीं पता कि कितना कितना, वही पूछ रहे हो। तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि उसने स्कीम ए में एक्स रुपीज इन्वेस्ट करे और स्कीम बी में उसने वाई रुपीज इन्वेस्ट किए। तो अगर मान लो कोई मेरे को बोलता है कि आप मुझे ना 10,000 रुपए दे दो और मैं आपको 5% इंटरेस्ट के साथ वो पैसा लौटा दूंगा। तो 5% इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि 5% ऑफ 10,000। उसने कहा मैं आपको 5% इंटरेस्ट दूंगा, आप मुझे 10,000 रुपए दे दो। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5% ऑफ 10,000। 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन इंटू 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब मेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 500 रुपए मिलेगा। इंटरेस्ट तो 500 मिला, लेकिन जो ओरिजिनल अमाउंट था 10,000 वो भी तो मिलेगा वापस, है ना। तो उन्होंने ओरिजिनल अमाउंट की भी बात नहीं करी है। उन्होंने बोला कि उसने जो स्कीम में इन्वेस्ट करा ना पैसा जब स्कीम में इन्वेस्ट करा तो उसमें स्कीम ए पर उसको 8% का रिटर्न मिलता है और स्कीम बी पर उसको 9% का रिटर्न मिलता है पर एनम। पर एनम मतलब पूरे एक साल में। तो स्कीम ए में उसने एक्स रुपीज इन्वेस्ट करे, एक रुपया, yes. एक सवाल को और नंबर कह दिया, मैं सोच रहा हूँ अपने डबल आई हो रहा है। तो बिल्कुल ले जाओ, आपको आवाज निकल देगा, आवाज नंबर जीरो लेते हैं। तो इसमें ये था कि 8% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 8% किसका, जो उसने इन्वेस्ट करा उसी का। तो उसने स्कीम ए में एक्स रुपीज इन्वेस्ट करे थे, तो 8% ऑफ एक्स, ये तो उसको स्कीम ए से इंटरेस्ट मिला। और स्कीम बी में उसने वाई रुपीज इन्वेस्ट किए थे, तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 9%। तो 9% ऑफ वाई। तो ये तो स्कीम ए का इंटरेस्ट हो गया, ये स्कीम बी का इंटरेस्ट हो गया। टोटल करा तो वो टोटल कितने के बराबर आ रहा है, 1860 के। समझ गए? यस सर। उसके बाद उन्होंने बोला कि however had she interchanged the amount of investment। तो जब इंटरचेंज करेगी तो जैसे कि 8x + 9y आया ना फाइनली सॉल्व करके, वो फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा 9x + 8y। और 20 रुपए ज्यादा इनकम होती है अगर वो इंटरचेंज कर देती है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 1860 + 20 कितना हो जाएगा, 1880 रुपए। और उसमें जब 100 मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे। तो इक्वेशन हो गई, अब तो हो जाएगा ना, छोड़ रहा हूँ मैं इसको। तो सर यहाँ पे ये लोग सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लाइक अमाउंट और प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे। सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, शी रिसीव्ड 1860 एज एनुअल इंटरेस्ट।
वो कितना अमाउंट उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट की। ओके सर, थैंक और यू। लास्ट में देखो उन्होंने पूछा क्या है, हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, कि उसने हर स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया था। वो जो उसने इन्वेस्ट करा था उसी को मैंने एक्स और वाई माना। जो चीज वो पूछते हैं ना उसी को हम एक्स और वाई मानते हैं। ठीक है, चले आगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए नेक्स्ट। अ लेंडिंग लाइब्रेरी, इधर कर रहा हूं। A lending library has a fixed charge for the first 3 days. Has a fixed charge for the first has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter, and an additional charge for each day and an additional charge for each day thereafter. Full stop. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, comma, while Susie paid rupees 21. Paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. For the book she kept for 5 days. Full stop. Find the fixed charge and the charge for each extra day. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब ये है इसमें कि एक ना लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में बुक अगर हम लेने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि 3 दिन के लिए फिक्स चार्जेस होते हैं। मतलब अगर आपने एक बुक को लिया वहां से, तो वहां पर अगर 3 दिन तक आप उस बुक को पढ़कर रिटर्न कर देते हो तो आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 10 रुपए देने ही देने हैं, तो 3 दिन के वो फिक्स चार्जेस है। अगर आपने अभी बुक को लिया और अभी लौटा दिया तो भी आपको 10 रुपए देने हैं, और आपने अभी बुक को लिया और 3 दिन होते ही आपने लौटा दिया तो भी आपको 10 रुपए देने हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने। लेकिन 3 दिन से ज्यादा दिन अगर हो जाते हैं, मान लीजिए चौथा दिन हो जाता है, तो फिर पर डे के चार्जेस लगेंगे। फिर ऐसा हो गया कि फॉर एग्जाम्पल कि पर डे के 5 रुपीज लगेंगे। तो मान लो आपने 10 दिन कोई बुक रखी, तो 3 दिन के जो फिक्स चार्जेस है वो तो अलग है। अब 7 दिन बचते हैं, तो वो जो 7 दिन बचते हैं तो उसमें जो वेरिएबल चार्जेस है कि भाई पर डे का आपको मान लो 5 रुपीज देना है, तो 7 एक्स्ट्रा डेज है, तो 7 × 5 कितना हो गया 35। समझ गए? ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। A lending library has a fixed charge for first 3 days. 35 प्लस 10 होगा ना सर, क्योंकि 10 तो पहले भी हम हाँ 10 तो पहले 35 प्लस 10। ठीक है, तो इसमें आप ये देखिएगा कि मैं ये कहूंगा लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, लेट द फिक्स्ड चार्ज
रुपीज एक्स, और उसके बाद बोलते हैं एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, बाद के दिनों के लिए हर दिन का अलग चार्ज होगा। एंड द एडिशनल चार्जेस रुपीज वाई, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा, उन्होंने बोला सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, मतलब सरिता ने अपने पास एक बुक रखी थी 7 दिन तक यूज करी उसने बुक, तो जो शुरुआत के 3 दिन है उसके लिए उसको कितना देना पड़ेगा, एक्स रुपीज, वही तो फिक्स चार्जेस है ना। तो हम ये कहेंगे एक्स प्लस, अब शुरुआत के 3 दिन के लिए तो उसको एक्स रुपीज देना पड़ा, बाद के कितने दिन बचे, 4, भाई टोटल उसने 7 दिन तक बुक रखी, तो शुरुआत के 3 दिन के लिए तो उसको एक्स रुपीज ही देने हैं, 3 दिन के फिक्स चार्जेस हैं, बाद के दिन बचते हैं 4, तो जो एडिशनल चार्जेस पर डे का क्या है, वाई रुपीज, तो 4 इंटू वाई, एक्स प्लस 4y कितना हो गया 27, और इसके बाद देखिएगा सुजी ने जो बुक यूज करी उसके लिए उसने 21 रुपीज दिए फॉर द फॉर 5 days, तो यानी कि शुरुआत के 3 दिन के तो उसको भी एक्स रुपीज देने पड़ेंगे, उसके बाद टोटल कितने दिन तक यूज करी थी उसने, 5 दिन तक, तो 2 दिन बचे, तो 2y। सर फिक्स चार्जेस तो सेम रहेंगे ना दोनों केसेस में? हाँ फिक्स चार्जेस दोनों में सेम रहेंगे, देखिए इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, एक्स और एक्स है दोनों में। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर वो फिक्स चार्ज दोनों में 3x नहीं होगा? नहीं 3x नहीं है ना, हमने ये कहा कि फिक्स चार्ज जो है वो दिनों पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो तो ये है कि 0 से 3 days तक आपको कितना भी आप 0 से आप अभी लो और अभी लौटा दो तो भी आपको एक्स रुपीज देने हैं, आप 1 दिन बाद लौटाओ तो भी एक्स रुपीज देने हैं, और टोटल 3 दिन के अंदर अंदर अगर आपने लौटा दिया तो एक्स रुपीज ही देने हैं, तो फिक्स चार्ज तो सेम होगा। हाँ दोबारा बता रहा हूँ, इन्होंने ये कहा कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब जो बुक लैंड करती है, लैंड मतलब उधार पर बुक को देना, तो वो क्या कहते हैं कि भाई आप एक मिनट के अंदर अंदर भी अगर बुक लौटा दोगे ना तो भी हमारे ये फिक्स चार्जेस हैं, ये एक्स रुपीज तो आपको देने ही देने, ठीक है। जैसे हम कोई कैब करते हैं तो कैब में वो बोल देते हैं कि मिनिमम हम आपसे 4 किलोमीटर का तो चार्ज करेंगे ही करेंगे, उसके बाद जो है 4 किलोमीटर होने के बाद फिर हर एडिशनल किलोमीटर पर किलोमीटर 10 रुपीज या मतलब जो भी 12 रुपीज जो भी होता होगा वो हम चार्ज करेंगे। तो वही चीज है कि लाइब्रेरी ने बोला कि शुरुआत के 3 दिन के फिक्स चार्जेस हैं, तो वो फिक्स चार्जेस जो है वो बेटा एक्स होगा, उसका नंबर ऑफ डेज का कोई मतलब नहीं है, इसलिए 3x नहीं करना हमको, समझ गए। ओके सर। मतलब वो 3 दिन के लिए आप चाहे 1 दिन में यूज करो तो ऐसा नहीं है कि 1x हो जाएगा 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए 2x हो जाएगा, नहीं, 0 से 3 days तक पूरा वो जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है उसमें आप कभी भी बुक को लौटाओ आपको वो एक्स रुपीज देने ही देने हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि सरिता ने बुक यूज करी टोटल 7 दिन में वो बुक लौटाती है, तो शुरुआत के 3 दिन के लिए तो एक्स रुपीज देने पड़ेंगे, अब बाद में कितने बचते हैं, 4 दिन बचते हैं ना, तो बाद के हर एडिशनल डे के लिए उसको वाई रुपीज देना पड़ रहा है, तो हमने ये कहा कि 4 दिन उसने एडिशनल लिए ना तो 4 इंटू वाई, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ये समझे, ठीक है। इसी तरीके से x प्लस 2y, क्योंकि सुजी ने जो यूज करा उसने टोटल 5 दिन में बुक लौटाई और उसको टोटल पे करना पड़ा 21 रुपए, तो शुरुआत के जो है 3 दिन उसके लिए तो x रुपीज होगा, बाद के कितने दिन बचते हैं 2, तो 2 के लिए कितना हो गया 2 इंटू वाई, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। मुझे लगता है क्लियर होगा। यस सर। रुद्रांश अक्षत बताओ क्लियर है। अरे रुद्रांश यस सर। चलिए ठीक है। बहुत ज्यादा ठीक है बेटा, फिर इतना कर लीजिए और एक बार ना मैसेज चेक कर लेना, मेरी ना थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं है, अगर लगता है कि ठीक रही तो फिर मैं 8 बजे वाली क्लास लूंगा, नहीं तो मैं मैसेज डाल दूंगा। सर ऑफलाइन आऊंगा सर, मैं भी ऑफलाइन आऊंगा। ठीक है सर मैं भी परसों सर मैं भी ऑफलाइन आ सकता हूँ सर? हाँ जी मैं कह रहा हूँ हाँ बेटा बोलो। मैं राउंड से कल सर मैं ऑफलाइन आ जाऊँ? हाँ आ जाना भाई।